ओके, आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के मतलब। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपका किस में आ रहा है, सिस्टम एप्लीकेशंस में। जैसे आपने पहले पढ़ा था कि आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं और दूसरे आपके पास क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्किंग कैसे करता है और उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं, वो सारी हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें सबसे पहले रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूजर प्रोग्राम कन्वीनियंस है, सिंपल है, कंसिस्टेंट वे है फॉर एप्लीकेशन टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। एंड सेकंड इसकी ग्रेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, मैनेज द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम ऑफन इनविजिबली। ओके, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास वर्किंग क्या करता है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ये हमारे पास इंटरमीडिएटर के तौर पे भी यूज करते हैं। हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक इंटरमीडिएटर है। आप यूजर हो, ये यूजर है, और ये एप्लीकेशन है। कोई भी आपकी एप्लीकेशन हो सकता है, कोई भी ऐप ओपन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये वर्क करेगा। और ये आपका कोई भी हार्डवेयर हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, आपका मोबाइल फोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली होता क्या है कि आपका जो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये आपके पास इंटरमीडिएटर के तौर पे काम आता है बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। आपका जो यूजर होता है और आपका जो हार्डवेयर होता है उसके दरमियान में ये आता है। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरमीडिएटर पार्ट भी कहते हैं। अब ये वर्किंग कैसे करता है, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारे लिए क्या है, सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, आपको वैसे ही कहा जाता है कि आपने कीबोर्ड को असेस करना है। अभी तो आपको कीबोर्ड को असेस करना कितना ईजी होता है कि आप जस्ट कीबोर्ड की वायर कनेक्ट करते हो, आप कीबोर्ड असेस कर लेते हो। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, फॉर एग्जांपल विंडो भी ना हो, मैकटॉक भी ना हो, या यूबंटू कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, और आपसे कहा जाए कि आपने कीबोर्ड को असेस करना है। हाँ, कीबोर्ड को असेस कर लिया जाता है लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको सीएमडी कमांड प्रमोट नजर आता है, वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, वहां पे आपको बहुत सारी कमांड्स लिखनी पड़ती हैं। वो कमांड्स लिखने के बाद आप लोग क्या करते हो, असेस करते हो अपने कीबोर्ड को। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हुआ, हमारे पास इजीनेस होगी। हम लोगों ने क्या किया, जैसे ही हमें कोई फाइल चाहिए या कुछ भी चाहिए, हम लोग जस्ट उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो फाइल हमारे पास हमें मिल जाएगी। देख तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये फायदा है, सिंपल इस वजह से सिंपल है कि आप लोग हर कोई इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, इजीली इसको यूज कर सकता है। कंसिस्टेंट वे ऑफ एप्लीकेशन टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। अब जो एप्लीकेशंस आपके पास हार्डवेयर के साथ भी कनेक्ट होते हैं, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वो एक एप्लीकेशन है लेकिन वो क्या है, हार्डवेयर के साथ कनेक्ट है। वो ओपन करते हो तो आप लोगों को हार्डवेयर चाहिए होगा, कीबोर्ड चाहिए होगा, माउस चाहिए होगा। कीबोर्ड से आपके थ्रू लिखना, जो भी लिखोगे वो आपको वहां पे शो होगा। तो वो क्या होगा, हमारे लिए इजी हो जाएगा। हम लोग जस्ट ओपन करते हैं और कीबोर्ड से लिखना शुरू कर देते हैं, वो फौरन आपके एप्लीकेशन जो भी यूज कर रहे थे उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाता है। उसके बाद आता है ग्रेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ये हमारे पास बहुत अच्छा रिसोर्स यूटिलाइजेशन है। इन सिंपल के तौर पे, इसको एग्जांपल के तौर पे समझो, आपकी क्लास की स्ट्रेंथ 110 है या 105 है। आपके जो डीन ऑफिस है वहां पे कोई काम आता है, तो आप लोग क्या करते हो, वो काम जो है एक स्टूडेंट अपने सीआर के थ्रू ही करोगे। अगर हर स्टूडेंट अपनी अलग अलग एप्लीकेशन लेके उस डीन ऑफिस पे चला जाए तो वो किसी का भी काम नहीं करते। इस ऐसे ही किसी का काम नहीं करते, अगर करते भी हैं तो किसी की एप्लीकेशन गुम हो जाती है, कुछ मसला हो जाता है, कोई इशू इस तरह का इशू आ जाता है। आप लोग क्या करते हो, एक वे में यूज करते हो कि आपका जो सीआर है, आप सीआर को देते हो, सीआर एप्लीकेशन लिखता है, आप पे साइन करवाता है और वो वहां पे देता है। अब वो क्या है, एक ही चीज है, एक एप्लीकेशन है, और उसपे आप सबकी जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो हो चुके हैं, आप लोगों ने वो सेंड दे दिए। अब वो उनके लिए क्या है, संभालना इजी है। एक एप्लीकेशन को संभालना इजी है एज कम्पेयर टू 110 एप्लीकेशन को वो लें और उनके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करें। तो इसलिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारे कंप्यूटर के अंदर इस तरह है कि समझ लो कि ये हमारे कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है। जिस तरह आपके क्लास का सीआर होता है, इसी तरह ये हमारे कंप्यूटर का मेन पार्ट है। इसी में आपके सारे के सारे रिसोर्सेज, आपकी मेमोरी को, आपके प्रोसेसर्स को,
हर चीज को इसी ने ही यूटिलाइज करना है, इसी ने इनको बताना है कि कौन सी चीज कब असेस होगी, कौन सी चीज के लिए कितने टाइम के लिए वो सीपीयू के पास जाएगी, कितने टाइम के लिए सीपीयू के पास नहीं जाएगी। ये सारा काम आपका क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद मैनेज करेगा। मैनेज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम ऑफ एन यूनिट। ये खुद ऑटोमेटिकली हर चीज खुद कर रहा होता है, आपको नहीं पता होता कि आपने कैसे मैनेज करना है। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कहा जाता है कि आपके पास 4 GB रैम है, इन सिंपल कह दिया कि आपके पास 4 GB रैम है। अब 4 GB रैम है, आपके पास 4 प्रोग्राम्स आते हैं। अब 4 प्रोग्राम सारे एक एक 1 GB के हैं, ठीक है, 1 GB के हैं, 1 GB के हैं, 1 GB के। अब एक एक्सीडेंटली हम लोग के पास एक अर्जेंटली हमें एक और प्रोग्राम चाहिए होता है, वो फिफ्थ होता है, वो हमारे पास आ जाता है 2 GB का आ जाता है। अब मुझे क्या है, 2 GB का फिफ्थ प्रोग्राम जो मेरा 2 GB का है, मुझे यहाँ पे करना है कि मैं इसको कहाँ पे एडजस्ट करूँ, कैसे एडजस्ट करूँ। अगर मैं खुद करने बैठूं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि कहाँ से मैं मेमोरी निकालूं, कहाँ से मैं कहाँ किस में मेमोरी को ऐड करूं, किसे रिलीज करूं। ये सारी चीजें वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली खुद ही कर लेगा, और खुद करने के बाद आपको जस्ट आउटपुट ही शो करवाएगा। अगर हम लोग खुद अपने जितने भी आपके इस टाइम पे अगर आप लोग जैसे सिस्टम ऑन करते हो, आपके 1000 से ज्यादा एप्लीकेशन एक्टिव हो जाती हैं। अब उन एप्लीकेशन को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है कि उनको किसको सीपीयू के अंदर रखना है, किसको कैशे मेमोरी के अंदर रखना है, किसको रजिस्टर में रखना है, और किस चीज को रैम में लेके जाना है, किसको हार्ड डिस्क में लेके रखना है। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर हम लोगों ने खुद करना हो, तो उसमें बहुत चीजों को मैनेज करना पड़ता है। इन सिंपल अगर आप लोग भी हो, अपने घर में भी हो, अपनी कोई भी चीज को अरेंज करते हो, अरेंज करते वक्त बहुत टाइम लगता है कि किस चीज को कहाँ पे फिक्स करना है, कहाँ पे नहीं करना। तो ये बेसिकली क्या है, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि यूजर प्रोग्राम कन्वीनियंस है, एंड सेकंड क्या है, ग्रेट रिसोर्स यूटिलाइजेशन है। इससे नेक्स्ट है, डू नॉट हैव मैनेज हार्डवेयर कम्प्लेक्सिटी। हम लोग क्या कर सकते हैं, अब मैं जितने भी ऐप के हार्डवेयर कम्प्लेक्सिटी है, अब कीबोर्ड है, अगर कीबोर्ड है, कीबोर्ड के साथ भी आपके पास ड्राइवर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। जैसे ही ड्राइवर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, आप लोग इजीली अपने कीबोर्ड को यूज कर सकते हो। एप्लीकेशन डेवलपर कैन डिजाइन सॉफ्टवेयर फॉर ओएस एंड इट विल रन ऑन ऑल मशीन दैट सपोर्ट दैट ओएस। अब ये जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं हार्डवेयर के अकॉर्डिंग, जितने हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, तो वो सारी मशीन्स को जो बेसिकली सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपकी मशीन की रैम क्या है, रैम का क्या साइज है, आपकी मशीन का हार्ड डिस्क का क्या साइज है, और आपकी मशीन की जनरेशन क्या है। ये सारी चीजें मैंने देखनी पड़ती है थोड़ी सी। द ओएस हाइड्स एंड मैनेज द हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी एंड प्रोवाइड द एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। बेसिकली जो ओएस है वो आपके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी है वो हाइड कर देता है, आपको सिंपल एक इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे अब इन सिंपल के तौर पे, जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी वर्ड लिख रही हूँ, ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ या कुछ भी ये कर रही हूँ, अब ये क्या है, मुश्किल काम है। अगर मैं खुद इसको मैनेज करने लगूँ ना कि इसके पीछे कौन सी लाइन होगी, अगर मैं इसको लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हूँ या राइट टू लेफ्ट मूव कर रही हूँ, टॉप टू बॉटम मूव कर रही हूँ, तो मुझे क्या चीज करनी चाहिए, कौन से प्रोफाइल को ओपन करना चाहिए, कौन से ड्राइवर को एक्टिव करना चाहिए, कौन से ड्राइवर को एक्टिव नहीं करना चाहिए, ये सारा काम मुझे खुद करना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारा क्या ओएस क्या करता है, वो सारी इंफॉर्मेशन उसने हाइड कर ली है, हमें सिंपली क्या दे दिया, एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस दे दिया, कि जहाँ पे इंटरफेस दे दिया जहाँ पे हम लोग इजीली अपना काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। हमें ये नहीं है कि इसके पीछे क्या कौन सी फाइल ओपन हो रही है, कौन सी फाइल ओपन नहीं हो रही, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिंपल इतना है कि हमारे पास जो इंटरफेस आ रहा है हम लोग उस इंटरफेस को यूज कर रहे हैं। अब इन सिंपल आपके पास एक इंटरफेस शो भी हो रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जूम ऐप के ऊपर। अब उस इंटरफेस के ऊपर क्या है, आ, आपको स्लाइड्स शो हो रही है। ये बेसिकली क्या है, एक हमारे पास सॉफ्टवेयर था, सॉफ्टवेयर उसको मैंने किसके ऊपर, हार्डवेयर मशीन के ऊपर रन कर रही हूँ, अपने स्क्रीन के ऊपर रन कर रही हूँ। अब ये जो हमारे पास शो हो रहा है, अब एप्लीकेशन इंटरफेस ही प्रोग्रामर ने इंटरफेस ही बनाया हुआ है, तो हमारे लिए इजीनेस हो गया कि हम इजीली स्लाइड्स को क्या कर रहे हैं, शो कर पा रहे हैं। ओके, ओएस के कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे पहले जो कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहले आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस कंपोनेंट होता है उसका कर्नल, और कंपोनेंट होता है जो कर्नल बेसिकली आपके पास होता है, ये इसको कह सकते हैं कि ये हार्ट होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद आपके पास आता है डिवाइस मैनेजर्स होता है, ये डिवाइसेस को, जितनी भी आपकी डिवाइसेस होती हैं उसको मैनेज कर रहा होता है। फाइल मैनेजर होता है, कमांड इंटरप्रेटर शेल होता है, ये हमारे पास कुछ इसके शेल्स होते हैं। हमारे पास जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, कर्नल आता है, कर्नल को अगर हम लोग शेल्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा इनहांस टॉपिक हो जाता है,
तो ये आपसे इतना रिलेटेड नहीं है। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जिस तरह ये आपको सारी ग्राफिक्स शो होगी, ये सारा का सारा क्या है आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। और एक हमारे पास क्या आता है, लोडर आता है। अब बारी बारी हम सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो कर्नल आता है, द हार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कर्नल है वो आपका क्या है, हार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एसेंशियल ऑपरेशंस लाइक मैनेजिंग रिसोर्सेज, टास्क, scheduling। ये सारे जितने भी कर्नल ने क्या करना है, जितने भी आपके पास एसेंशियल ऑपरेशन है, आपके रिसोर्सेज, आपकी रैम को, आपके कैशे मेमोरी को, इन सबको उसने मैनेज करना है। मैनेज किस प्रोसेसर को कितनी मेमोरी चाहिए, किस प्रोसेस को कितना रिसोर्स चाहिए, वो सारा का सारा आपके कर्नल ने खुद मैनेज करना है। आपके टास्क को भी स्केड्यूल करना है कि कौन सा टास्क पहले परफॉर्म होगा, कौन सा टास्क बाद में परफॉर्म होगा। आल्सो कंटेन लो लेवल HW इंटरफेस। इसमें क्या होता है, हार्डवेयर इंटरफेस होता है जो लो लेवल होता है। साइज इज इम्पोर्टेंट एट इज मेमोरी रेजिडेंट। ये आपके पास क्या होता है कि साइज इंपॉर्टेंट भी होता है मेमोरी के लिए, जितना भी उसमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें मेमोरी की जितनी भी रेजिडेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, कर्नल आपका मैनेज कर रहा होता है आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को। अब ये नहीं हो सकता कि आपके पास कर्नल हो, आप कहे कि मेरे पास जो रैम है वो 1 GB की, और जो वर्किंग मैं उससे ले सकूँ वो 4 GB की ले सकूँ। जितनी आपके पास रैम होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका कर्नल जो है आपके सिस्टम, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज कर रहा होगा। कोर टास्क क्या है आपके पास, ये वो जो पहले जो हमने दो पढ़े थे कि इजीली यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट, यूजर फ्रेंडली है, दूसरा क्या है रिसोर्स मैनेजर, वो बेसिकली इसके क्या है फीचर्स हैं। अब ये कोर टास्क है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली कौन कौन से जो टास्क है वो परफॉर्म कर रहा होता है, जो आपको नहीं पता, लेकिन आपके ऑटो जैसे ही आप लोग अपने सिस्टम को ऑन करते हो तो वो टास्क जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें प्रोसेसर मैनेजमेंट है सबसे पहला, फिर मेमोरी मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट है, स्टोरेज मैनेजमेंट है, एप्लीकेशन इंटरफेस है, एंड यूजर इंटरफेस है। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट आपके पास क्या आते हैं, वेरियस प्रोग्राम, वेरियस various programmer complete the invention of the microprocessors. The OS play the role of honest reference refer, making the sure that each application get a proper necessary attention required to its proper execution. अब प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, जो भी आप लोग एप्लीकेशंस ओपन कर रहे हो तो ये बेसिकली हमारे पास हमारे प्रोसेसर्स आते हैं। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे पास प्रोसेस आता है, एक आता है जिसको मैं P1 कर रही हूँ, तो ये मेरे पास प्रोसेस 1 है P1, ये मेरे पास प्रोसेस है P2। अब सपोज कर लिया मेरे पास दो एप्लीकेशन है, एक मेरे पास वर्ड की है, एक मेरे पास पावर पॉइंट की है। अब ये प्रोसेस आगे, अब इनको मुझे सेंड करना है सीपीयू के पास, कि मेरे पास सीपीयू के पास जाएंगे तो सीपीयू में मुझे पता चलेगा कि कौन से प्रोसेस को कितना टाइम लगना चाहिए। हर प्रोसेस के ऊपर लिखा होता है कि इसको कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी इसकी टाइमिंग चाहिए होती है, हर चीज जो होती है वो मेंशन होती है। अब ओएस ने क्या करना है, P1 है, अगर P1 को सीपीयू के पास लेके जाएगा तो जितनी उसके पास मेमोरी होगी उतनी ही जितना टाइम लेगा, उसको 1 सेकंड के लिए लेके जाएगा, 2 सेकंड के लिए लेके जाएगा, 3 सेकंड के लिए लेके जाएगा, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो सीपीयू के पास लेके जाएगा। सीपीयू में जो भी उसकी एग्जीक्यूशन होगी वो एग्जीक्यूट होगा और वापस किसमें आ जाएगा, रैम के अंदर आ जाएगा। ये बेसिकली हमारे पास प्रोसेसिंग होते हैं। अब जैसे कोई फाइल ओपन करते हो प्रोसेस, सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, रैम के अंदर एक जगह दे दी जाती है कि हमारे पास ये रैम है, इसमें वो प्रोसेस फिट हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे ब्लैंक, फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे पास प्रोसेस आते हैं, फॉर एग्जांपल P1 है, P2 है, ये दो मेरे पास प्रोसेसर है, मेरे पास रैम है। अब इनकी आगे साइज भी रिक्वायर्ड होता है, पता होता है कि 1 KB का है, 2 KB का है, 3 KB का है, 4 KB का, जितने भी किलोबाइट्स का ये प्रोसेसर होगा, ये जितनी जीबी में होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इसको अपनी रैम के अंदर साइज देते हैं। आपकी जो रैम होती है, बेसिकली जो रैम होती है आपके सिस्टम के अंदर क्या होती है, ये डिवाइडेड होती है, इसको हम लोग डिफरेंट पार्ट्स के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और हर पार्ट, जिस पार्ट में भी डिवाइड कर दिया है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, साइज भी दे देते हैं कि ये 1 KB का है, ये 2 KB का है, ये 3 KB का है,
या ये 1 केबी का। इस तरह हम लोग अपनी रैम को क्या करते हैं, साइज भी बता देते हैं कि ये इसमें कोई भी प्रोसेस 1 केबी का आएगा तो वो इधर फिक्स होगा, अगर 2 केबी का आ रहा है तो वो यहाँ पे फिक्स होगा। अब प्रोसेस P1 आया, P1 को सबसे पहले जैसे ही एक्टिव होगा तो उसको हम लोग सबसे पहले अपनी मेमोरी में लेके जाएंगे। जैसे ही उसको मेमोरी में लेके जाएंगे, उसको 1 केबी चाहिए तो उसको एग्जैक्ट 1 केबी वाला पार्ट हम लोग असाइन कर देंगे, वहां पे वो क्या करेगा, अपनी मेमोरी को ले लेगा। इसी तरह अगर प्रोसेस P2 आता है, P2 को जितनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे उसको भी मेमोरी को असाइन कर देते हैं कि ये हमारे पास प्रोसेस P2 को इतनी मेमोरी चाहिए। अब इसके बाद क्या है कि अब यहाँ पे टाइमिंग होती है कि कौन सा प्रोसेस को कौन सी रिक्वायरमेंट है। अब इसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, सीपीयू पे सेंड कर देते हैं कि आपके पास सीपीयू टू कौन सा प्रोसेस कब जाएगा। अब फॉर एग्जांपल P1 इसके पास जाता है आपके सीपीयू के पास। अब सीपीयू के पास जब P1 जाता है, लेकिन P2 आता है कि P2 को भी प्रोसेसिंग स्पीड प्रोसेस करना है तो उसको भी चाहिए, या P1 P2 की फाइल को यूज करना चाह रहा है तो जैसे P1 यहाँ पे जाएगा, इसको मैं 2 सेकेंड या 3 सेकेंड इस तरह इतने सेकंड्स के लिए सीपीयू के पास रहेगा। जैसे यहाँ पे इसकी P1 की प्रोसेसिंग मुकम्मल होगी, ये वापस कहाँ पे आ जाएगा, अपनी रैम के अंदर आ जाएगा। फिर उसकी जगह जो रिप्लेस करेगा वो क्या कर लेगा, P2 कर लेगा। ये बेसिकली आपके पास क्या हो रहा था, वर्किंग हो रही होती है प्रोसेसर्स की, किस तरह हमारे पास प्रोसेस वर्क कर रहे होते हैं, एक मेमोरी से कैसे सीपीयू पे शिफ्ट होते हैं, फिर सीपीयू से कैसे मेमोरी पे शिफ्ट हो रहे होते हैं। ये कि आपके पास जितनी भी ऑप्टिमल मैनेज होता है कि इसमें हम लोग ऑप्टिमल मैनेज भी कर सकते हैं कि ये नहीं कर सकते कि अगर P1 को इतनी टाइम चाहिए तो P1 को ही हम लोग अपने सिस्टम में रखें। अब इंटरचेंज करते रहते हैं अपने प्रोसेसर को सीपीयू के साथ। ये प्रोसेसर मैनेजमेंट के काम होते हैं। इसके बाद आता है मेमोरी मैनेजमेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू सिंगल यूजर टू सिंगल टास्किंग। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास सिंगल यूजर है, सिंगल टास्किंग है कि अगर एक ही यूजर है वो एक ही एक्शन परफॉर्म कर रहा है। जिस तरह इस टाइम मैं यूजर हूँ और मैं एक ही काम कर रही हूँ, आप स्लाइड शो पे स्लाइड्स को आगे पीछे कर रही हूँ। द OS ensure that each application has enough private memory। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंश्योर करेगा कि आपके पास हर एप्लीकेशन के लिए प्राइवेट मेमोरी होनी चाहिए। ये वो शेयर मेमोरी यहाँ पे यूज नहीं होती, हर एक की प्राइवेट मेमोरी होती है। अगर ब्लॉक्स में भी हमने डिवाइड, जैसे मैंने भी आपको शो करके बताया था, यहाँ पे अगर ये मेरे पास मेमोरी है ना तो इस मेमोरी को हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर प्रोसेस P1 आ गया तो वो P1 की प्राइवेट मेमोरी हो जाएगी। P2 है, जितना उसका साइज है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको मेमोरी उसको असाइन करेंगे। हम लोग ये नहीं कह सकते कि अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास P1 है 4 KB का था, लेकिन जो ये मेरे पास जो साइज मैंने इस ब्लॉक का रखा वो 4 KB था, लेकिन जो मेरे पास P1 प्रोसेसर आया था उसका जो साइज था वो 2 KB का था, 2 KB का। अब इसका साइज मेरे पास 2 KB का था। अब मैंने यहाँ पे किया, P1 को यहाँ पे साइन कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे साइन किया, इसका मतलब 2 KB तो मेरे पास यूज हो चुका है, लेकिन 2 KB मेरे पास रिमेनिंग है। एक और मेरे पास प्रोसेसर आया P2। अब P2 का जो साइज था वो भी जिसका भी क्या, प्रोसेसर भी कह सकते हो, एप्लीकेशन भी कह सकते हो, P2 KB, उसका जो साइज था वो 2 KB था। तो अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास अगर देखी जाए तो यहाँ पे 2 KB है, लेकिन ये वाली मेमोरी मैं इस P2 को नहीं असाइन कर सकती। क्यों? ईच एप्लीकेशन हैव इनफ प्राइवेट मेमोरी, हर एक की अपने पास प्राइवेट मेमोरी। ये मेमोरी मेरे पास यूज नहीं हो सकती तब तक जब तक प्रोसेस मेरा मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है। तो वो मैं क्या करूंगी, P2 को कहीं और जगह पे जाके, मेरे पास P2 आता है तो P2 को क्या है, मैं ये P1 वाली मेमोरी जो है वो नहीं दे सकती, बल्कि P2 के लिए मुझे अलग प्राइवेट मेमोरी चाहिए, मैं वही उसको असाइन करूंगी। ये 2 KB जो मेरे पास होगी ये वेस्टेज में चली जाएगी। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज को भी मैनेज करता है कि अगर P1 है, इसका 2 KB का साइज है, तो वो मेमोरी में से फाइंड करेगा कि कौन सा ब्लॉक मेरे पास 2 KB का है। जो ब्लॉक उसको 2 KB का मिलेगा वहां पे जाके उसको एप्लीकेशन को वो स्टोर करेगा। ये नहीं हो सकता कि वो 4 KB या 6 KB की जगह पे स्टोर कर दे। इस तरह हमारे पास क्या होती है, मेमोरी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाती है। एप्लीकेशन डू नॉट रन इनटू अदर एप्लीकेशन प्राइवेट, ये कि एप्लीकेशन जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि हम लोग P1 की में ही P2 को साइन नहीं कर सकते, कि आपके पास जितनी भी एप्लीकेशन होगी उन सब की हमारे पास क्या होगी, एक अलग प्राइवेट मेमोरी होगी। द प्राइवेट हर एक की एक अलग अलग प्राइवेट मेमोरी होगी। द OS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ हायरार्किकल सिस्टम मेमोरी, फॉर एग्जांपल रैम, कैशे। अब ये जितना भी OS है ये सारा काम OS का है कि OS खुद से ही एफिशिएंटली यूटिलाइज करेगा आपकी मेमोरी को, कि कौन से प्रोसेस को कितना, उस प्रोसेस का कितना साइज है, उसको कितनी मेमोरी चाहिए, वो कौन से ब्लॉक में हम लोग उसको फिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता कि हम लोग फॉर एग्जांपल के तौर पे, अब मेरे पास एक
ये मेरे पास मेमोरी आती है। आपकी जितनी भी मेमोरीज होती है इसी तरह ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है। ये मेरे पास, मैंने इसको क्या कर दिया, 3 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। एक मेरे पास आ रही है 4 केबी की, एक मेरे पास आ रही है ऑलमोस्ट 6 केबी की, और एक मेरे पास आ रही है 7 केबी की। इस तरह मैंने कर दिया। अब मेरे पास 3 प्रोसेस आते हैं, P1, इसके बाद P2 आता है, और P2। ये प्रोसेस भी एप्लीकेशन, सपोज कर लो कि हमारे पास 3 एप्लीकेशन आती हैं। अब ये क्या है, ये प्रोसेस P1 है। अगर ये P1 है तो फॉर एग्जांपल के तौर पे इसकी जो है, इसको मैं कर देती हूँ कि ये मेरे पास कितने का है, 5 का, 5 का। ये P2 है, ये मेरे पास कितने का है, 4 का, और ये जो है ये मेरे पास क्या है, 7 का। अब सबसे पहले मैं अगर कहती हूँ कि मेरे पास P1 आया तो मैं P1 को अपनी मेमोरी के अंदर रखना चाह रही हूँ। अब P1 सबसे पहले यहाँ पे चेक करेगा, ये 4 का, ये 5 का, इसको रिमूव कर देगा। अब मैं कहती हूँ यहाँ पे P1 अगर 7 के साथ चेक करते हैं तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 है। अब मैं ये नहीं कर सकती कि इस 5 को यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ, कि मेरे पास जो P1 है उसको मैं 7 की जगह पे रिप्लेस कर दूँ, बल्कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो फाइंड करेगा जो बिल्कुल करीब हो, जहाँ पे आपकी मेमोरी कम से कम वेस्ट हो। अगर यहाँ पे 6 आ रहा है तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो सीपीयू है, इसको जो रैम, सॉरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो यहाँ पे जो आपके पास कम है यहाँ पे यूज करेगा। क्यों, यहाँ पे मेरे पास 1 केबी की मेमोरी वेस्ट होगी और यहाँ पे मेरे पास 2 केबी की मेमोरी वेस्ट हो रही है। तो ये जो वेस्टेज ऑफ मेमोरी होता है, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही मैनेज कर रहा होता है। कोशिश की जाती है कि आपकी मेमोरी जितनी भी है उसको वेस्ट ना किया जाए, बल्कि आपकी मेमोरी को यूज किया जा सके। अगर मैं यहाँ पे प्रोसेस कर देती हूँ 7, P1 को यहाँ पे कर देती हूँ, मेरे पास एक और प्रोसेस आता है P4। अब P4 है, इसकी जो मेमोरी है वो मेरे पास क्या है, 2 की। अब सपोज कर लिया कि मेरे पास यहाँ पे P2 को मैंने फिक्स कर दिया था, P2 को फिक्स कर दिया था, और ये 6 है, ये 7 है, इसको मैं 6 कर देती हूँ जस्ट आपको एक चीज समझाने के लिए। ये 6 है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, P3 को असाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखो, अगर 7 P1 को करती हूँ तो 7, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 केबी की मेमोरी जो है वो वेस्ट हो रही है, पड़ी हुई है। लेकिन अब मैं इस P4 को यहाँ पे ये मेमोरी असाइन नहीं कर सकती कि यहाँ पे मेरे पास 2 केबी है तो मैं यहाँ पे P4 को भी यहाँ पे असाइन कर दूँ। नहीं, आपके पास जितने भी प्रोसेस आएंगे हर एक एक प्राइवेट मेमोरी होगी, और जितने भी एग्जीक्यूट होंगे वो भी अपनी प्राइवेट मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट होगी। जो चीज वेस्ट होनी होगी वो वेस्ट ही होगी, उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। ये मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक है जो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद आ जाता है स्टोरेज मैनेजमेंट। A file system is a collection of directories, subdirectories, files organized in a logical order. आपके पास जितने भी फाइल्स होती हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, एक लॉजिकल ऑर्डर के अंदर ऑर्गेनाइज की जा रही होती हैं कि आपकी फाइल्स को किस तरह ऑर्गेनाइज करना है। अगर इन सिंपल किया जाए, जैसे आप लोग अपने सिस्टम के अंदर अपने सेमेस्टर वाइज फोल्डर क्रिएट कर रहे हो, तो सेमेस्टर वाइज फोल्डर क्रिएट करने के बाद उसमें क्या करते हैं, अगर कोई भी अगर आईटी का कोर्स पढ़ रहे हो तो आईटी का एक अलग फोल्डर बनाओगे और उसमें उसके लेक्चर्स को रखोगे। ये नहीं हो सकता कि आईटी के लेक्चर में कोई भी एग्रीकल्चर का जो सब्जेक्ट है उसके लेक्चर भी आप वहां पे रखो। आप क्या करोगे, मैनेज करोगे कि कौन, अगर आईटी का फोल्डर है तो आईटी के फोल्डर में जो असाइनमेंट है उसके लिए अलग फोल्डर क्रिएट करोगे, क्विज़ेस हो गए तो उसके लिए अलग फोल्डर क्रिएट करोगे, अगर लैब लेक्चर है उसके लिए अलग फोल्डर क्रिएट करोगे, और अगर आपके पास लेक्चर्स हैं उसके लिए अलग फोल्डर क्रिएट करोगे। अब हर फोल्डर के अंदर क्या करोगे, डिफरेंट जितने भी जो लैब के लेक्चर्स हैं वो लैब वाले फोल्डर में जाएंगे, जो आपके पास थ्योरी के लेक्चर हैं वो थ्योरी वाले फोल्डर में जाएंगे। वो आप लोग क्या कर रहे हो, बेसिकली मैनेज कर रहे हो। आपकी एक मेजर फाइल थी आईटी, अब उसको आगे आपने क्या कर दिया है, असाइनमेंट, क्विज़ेस, लैब लेक्चर और थ्योरी लेक्चर, उसको सब डायरेक्टरीज में आपने कन्वर्ट कर दिया। अब उस सब डायरेक्टरी के अंदर भी आप लोग अपनी फाइल्स को क्या कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो। अब ये बेसिकली आपकी स्टोरेज मैनेजमेंट होती है। The OS is responsible maintaining the file system through the indexing of file names and their disk location. अब आपने जिस तरह वो फाइल सेव कर ली अपने सिस्टम के अंदर, अब आपसे कोई पूछे कि आपने वो फाइल IT302 के कोर्स की जो फाइल क्रिएट किया वो कहाँ पे सेव किया, आप लोग क्या कहोगे, या तो डॉक्यूमेंट्स में सेव की होगी, या डेस्कटॉप पे सेव की होगी, या किसी भी लोकल डिस्क में आपने सेव की होगी। आप जस्ट उसका ये बताओगे कि मैंने इस जगह पे वो फाइल को सेव किया हुआ है और इस फाइल को आप लोग क्या करोगे, यूज कर, वहां से जाओगे वहीं पे क्लिक करोगे। इसी तरह जिस तरह आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम अपने विंडो में जाके कोई भी चीज फाइंड करने के लिए क्या करते हो, उसका नेम ही लिखना कोशिश करते हो, तो आपको फौरन क्या मिल जाते हैं, उसकी लोकेशन मिल जाती है कि वो बेसिकली कहाँ पे है। तो आप कोई भी फाइल देखते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ IT302 की ही आप लोग फाइल देते हो, जैसे ही IT302 की ही फाइल आप लोग दोगे, सपोज कर लिया कि मेरे पास
आईटी की एक फाइल थी। अब ये फाइल है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या करेगा, इसको कोई ना कोई नंबर असाइन कर देगा। जहाँ पे भी आपने स्टोर करनी होगी, कोई भी फॉर एग्जांपल फोन नंबर असाइन कर दिया, फोन नंबर असाइन करने के बाद उसको कोई भी इंडेक्स नंबर होगा, इंडेक्स नंबर भी दे देगा। अब आपके डिस्क की लोकेशन भी दे देगा। अब जिस आपके सीपीयू, अगर आप कोई भी रिक्वायरमेंट करते हो ना कि मुझे आईटी का फोल्डर चाहिए, कि मुझे ये आईटी का ये वाला फोल्डर चाहिए, तो वो फौरन क्या करेगा, आपके उस जहाँ इंडेक्स नंबर फाइंड करेगा कि कौन से इंडेक्स पे पड़े हुए, इंडेक्स को लेगा और आपकी डिस्क लोकेशन लेगा और आपको वो फाइल जो है वो आपको शो कर दी जाएगी। द ओएस कैन फाइंड एनी फाइल इन लॉजिकल एंड टाइमली फैशन। ये क्या करता है, आपकी हर फाइल को लॉजिकली फाइंड करता है। हमारे पास दो तरह के एड्रेसेस होते हैं कंप्यूटर के अंदर, एक लॉजिकल होता है और एक हमारे पास होता है फिजिकल होता है। आपका जो सिस्टम होता है वो जितना भी सीपीयू है वो बेसिकली आपका लॉजिकल ऑर्डर को यूज कर रहा होता है। उसके बाद आता है डिवाइस मैनेजमेंट। अब इसने आपके जितने भी आपके सिस्टम के साथ डिवाइसेस अटैच होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसको खुद ही मैनेज करना है। एप्लीकेशन टॉक टू डिवाइस, कौन से एप्लीकेशन है आपके डिवाइस के साथ टॉक करना है थ्रू द ओएस, एंड ओएस टॉक टू एंड मैनेज द डिवाइसेस थ्रू द डिवाइस ड्राइवर्स। अब जिस तरह आपके पास वर्ड की एप्लीकेशन है, वो क्या करती है, कीबोर्ड और माउस के साथ आपकी उसके कीबोर्ड और माउस हो तो हम लोग उस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। अब वो क्या है, जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन ओपन करते हो तो आपको क्या है, कीबोर्ड से कोई भी की को स्ट्राइक करना है, आपने फौरन की आपके जो कीबोर्ड के जितने भी ड्राइवर्स हैं वो सारे के सारे आपके सीपीयू के पास, ऑपरेटिंग सिस्टम उनको क्या करेगा, एक्टिव करेगा और उनको पकड़ेगा और पकड़ने के बाद उनको कहाँ पे ले जाएगा, सीपीयू के अंदर रख देगा। अब उसके अकॉर्डिंग ही आपके सारे के सारे जितने भी ड्राइवर्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। अगर माउस की क्लिक आप कर रहे हो तो उसके जो ड्राइवर्स हैं वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। एग्जाम्पल, when we print a laser printer we do not need to know its detail, all do it tell the printer device driver about needs and to be printed in takes care of the detail। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिए लेजर प्रिंटर। अगर आपके पास आपने प्रिंट चाहिए होगा तो आप क्या करोगे, जस्ट लेजर प्रिंटर को साथ जो भी उसकी वायर है उसको अपने सिस्टम के साथ अटैच करोगे, ऑटोमेटिकली ड्राइवर इंस्टॉल हो जाते हैं। ड्राइवर इंस्टॉल होते हैं, आप जस्ट प्रिंट की कमांड कंट्रोल पी से प्रिंट की कमांड देते हो, जैसे कंट्रोल पी से प्रिंट की कमांड देते हो वो आपके पास प्रिंट करके दे देता है। आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि वो प्रिंटर वर्किंग कैसे कर रहा है, कैसे उसके साथ अटैच हुआ, कौन से ड्राइवर उसके वर्किंग में है, कौन सा ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम ने उठा के सीपीयू को दिया है और सीपीयू से कौन सा ड्राइवर वापस कौन सा उसका जो भी कोई फंक्शन में कोई भी प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम वापस रैम में आया और फिर कौन सा प्रोग्राम रैम से वापस सीपीयू में गया। इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें सिंपल क्या है, हमने कनेक्ट किया, हमारे ड्राइवर एक्टिव हो गए और हमने जस्ट कंट्रोल पी प्रिंट की कमांड दी और हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास प्रिंट होके आ गया। ये सारा काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खुद परफॉर्म करे। उसके बाद आता है एप्लीकेशन इंटरफेस। एप्लीकेशन डेवलप डू नॉट नीड टू नो मच अबाउट द हार्डवेयर। अच्छा, मैं ये जो ड्राइवर होते हैं, जी, क्या कह रहे हो बेटा, दोबारा बोलो। ये जो ड्राइवर होते हैं हमारे पास, ये सॉफ्टवेयर होता है। हाँ, ड्राइवर बेसिकली आपके पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन क्या सॉफ्टवेयर, होता है? यूटिलिटी प्रोग्राम्स, अगर सिस्टम आपके पास, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जितने भी ड्राइवर्स आपके पास होते हैं, आपने मतलब कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं इंटरनेट से। ड्राइवर्स आपके पास हार्डवेयर के लिए होते हैं। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और चीज होती है, ये जो ड्राइवर होते हैं ये बेसिकली आपके पास सिस्टम, आपके जो हार्डवेयर होते हैं इनको सिस्टम के साथ कैसे कनेक्ट किया जाना है उसके लिए यूज किए जाते हैं। मतलब कि ये हार्डवेयर की शक्ल में होते हैं या सॉफ्टवेयर की शक्ल में? ओके, मैं आपको बताती हूँ। अब इन सिंपल आप लोग अपना मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन को ही अपने सिस्टम के साथ अटैच करते हो तो सबसे पहले क्या आता है कि आपके मोबाइल फोन के जितने भी ड्राइवर्स हैं वो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो रहे होते हैं, यही चीज हो रही होती है ना। अगर कभी समझ नहीं आई मैम, एक दोबारा। आप कीबोर्ड लेते हो, अगर सिस्टम आपके पास सिस्टम कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड आप अपने सिस्टम के साथ अटैच करते हो लेकिन कीबोर्ड आपका वर्क नहीं कर रहा होता, तो आपसे क्या कहा जाता है, कीबोर्ड के ड्राइवर्स जो हैं वो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं है। कम हो ये वर्डिंग आपने कभी सुनी हो कि आपका माउस वर्किंग ना कर रहा हो, माउस ठीक हो लेकिन आप जैसे सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हो लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा होता, तो हम लोग कहते हैं कि आपका जो ड्राइवर है वो बेसिकली क्या है, इसके वर्किंग है। ड्राइवर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है ड्राइवर्स। हम्म। तो ये
ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की ड्राइवर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक आपके पास टाइप है। अब इस ड्राइवर ने क्या करना है स्पेसिफिकली जिस चीज के लिए होगा सिर्फ उसी के ड्राइवर डिवाइस एक्टिव होगी। अगर कीबोर्ड के ड्राइवर है तो कीबोर्ड के लिए ही होगा। कीबोर्ड के ड्राइवर्स को हम लोग माउस के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर माउस के लिए ड्राइवर सिस्टम ड्राइवर बनाया गया है तो वो माउस के लिए, हम लोग कीबोर्ड के लिए उसको यूज नहीं कर सकते। अब समझ आ गई रेहान? ये तो समझ आ गई, लेकिन ये जो ड्राइवर होता है ये हमारे पास मतलब किसी शक्ल में कुछ नहीं होते हैं ये ड्राइवर। ये सॉफ्ट फॉर्म में होता है आपके पास। मतलब कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड हमारे पास पड़ा हाँ हुआ है हाँ, इंस्टॉल करके रख लेते हैं, मतलब इसी तरह ये भी वो होता दिखाई दे रहा है, है। ये भी इसी इसी तरह तरह आता होता है। है। ये भी इसी तरह आता हम्म। है। ओके, अपना माइक ऑफ कर दो बेटा। उसके बाद एप्लीकेशन इंटरफेसेस आ जाते हैं। एप्लीकेशन डेवलपर डू नॉट नीड टू नो मच अबाउट द हार्डवेयर। यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं ये तो बस हार्डवेयर का रिलेटेड होता है। जैसे हम वर्ड है, वर्ड को ये नहीं पता कि कौन सा हार्डवेयर उसके साथ आपने यूज करना है। DOS प्रोवाइड ऑल द एप्लीकेशन विद द स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कंसिस्टेंट इंटरफेस टू द हार्डवेयर। ये सारा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको प्रोवाइड कर रहा होता है कि कौन सी एप्लीकेशन ने कौन से हार्डवेयर को यूज करना है। Example: an application uses the operating system to store a data on a disk drive without knowing the exact physical characteristics of the disk. अब जिस तरह एप्लीकेशन यूज करना हो, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपके डेटा को आपकी जो भी डिस्क ड्राइव है उसके अकॉर्डिंग आपको सेव कर देगा। ये नहीं, उसको ये नहीं पता होगा कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कि आपकी डिस्क ड्राइव किस साइज की है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप यूएसबी लगाते हो, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ये नहीं पता कि आपने यूएसबी लगाई है वो कितने जीबी की है क्या है। उसमें सिर्फ आपका डेटा को क्या करना है, वहां पे फिजिकल स्टोर करवा देना है। उसके बाद यूजर इंटरफेस आ जाता है। यूजर कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर यूजिंग द कंसिस्टेंट यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर इंटरफेस आपका सारे के सारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब हर ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंट इंटरफेस होता है। अब अगर आप लोग विंडोज पे ही कर लो, विंडो 2007 का ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओवरव्यू था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वो डिफरेंट था। अगर अभी विंडो 2010 की बात कर लो या 13 की बात कर लो, इनका आपके पास क्या है, डिफरेंट है। तो हर यूजर इंटरफेस हर ऑपरेटिंग सिस्टम का आपके पास क्या आता है। अगर यूबंटू की बात करेंगे हम लोग, उनका तो उसका भी टोटली डिफरेंट आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। दिस इज यूजर इंटरफेस कैन बी कमांड लाइन इंटरफेस। ये हमारे पास इंटरफेस किस तरह हो सकते हैं, या तो एक कमांड लाइन इंटरफेस हो सकता है। कमांड लाइन का मतलब होता है कि हम लोग खुद हमारे पास कमांड्स में हम लोग खुद इंफॉर्मेशन दे इन विच यूजर टाइप द कमांड, जिसमें हम लोग खुद कमांड को टाइप करते हैं। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी ए फाइल डॉट एच टी एम एल सी and then file1.html. Or it can be graphical user interface where window icon menus and pointing devices। या हमारे पास क्या आता है, ग्राफिकली यूजर इंटरफेस आता है जिसमें हमारे पास क्या होता है, आइकन्स क्रिएट होते हैं कि विंडोज का ये है, आइकन्स बने होते हैं, मेन्यूज बने होते हैं। और कोई भी पॉइंटिंग डिवाइस सच एज माउस के साथ जाके हम जैसे उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाती है। या हम अपनी फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारे पास दो तरह के इंटरफेस आते हैं, एक कमांड लाइन इंटरफेस आता है और एक हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आता है। कमांड लाइन इंटरफेस ज्यादातर हम लोग यूज नहीं करते। हम लोग ज्यादातर जो यूज कर रहे होते हैं वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, क्यों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस को अंडरस्टैंड करना इजी नहीं होता। आप लोग जो भी आप लोग प्रेफर करोगे कि ग्राफिकल इंटरफेस पे वर्किंग करें एज कम्पेयर टू कमांड लाइन।